प्रिय छात्रों, मैं मनीषी पटेरिया आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आपको फर्स्ट ईयर और इंटर की फिजिक्स पढ़ाएंगे। इस क्रम में हम इंटर की फिजिक्स का जो पहली यूनिट है वो आपकी स्थिर वैद्युति उससे प्रारंभ करते हैं। स्थिर वैद्युति को समझने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि वैद्युतिकी है क्या। तो सबसे पहले हम वैद्युतिकी को समझते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम आवेश का अध्ययन करते हैं उसे हम वैद्युतिकी कहते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है। तो सबसे पहली होती है स्थिर वैद्युतिकी, और जो दूसरी होती है वो होती है आपकी गतिक वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। गतिक वैद्युतिकी जिसमें हम गतिमान आवेश का अध्ययन करते हैं उसे हम गतिक वैद्युतिकी कहते हैं। बात आती है सबसे पहले आवेश। मैं बार बार इसमें बच्चों जिक्र कर रहा हूं आवेश का। तो आवेश है क्या? तो वैज्ञानिक गिलबर्ट ने 14वीं शताब्दी में दो वस्तुओं के बीच घर्षण से ये बताया कि उनके बीच में ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है जिससे वो विद्युत में हो जाता है। कई बार आपने किया भी होगा इस प्रकार का कि जैसे हमारे जो बाल सूखे होते हैं और हम क्या करते हैं, किसी पेन के द्वारा उसको बार बार रगड़ते हैं और बाद में हम उस पेन को कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो वह पेन कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ऐसे कई प्रयोग हमने अपने दैनिक जीवन में किए हैं, कई बचपन में किए हैं और कभी बाद में करते भी जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो आवेश है उसकी मुख्यतः जो खोज है वो 14वीं शताब्दी में वैज्ञानिक गिलबर्ट ने की। इसके बाद आवेश की जो प्रकार हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, इनकी जानकारी फ्रैंकलिन ने की। किसने की बच्चों? फ्रैंकलिन। अब इस क्रम में सबसे पहले हम समझेंगे कि आवेश है क्या। आवेश को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा आवेशन, कि आवेशन है क्या। आवेशन जब भी हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं या स्पर्श कराते हैं तो जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं वो कम वाले को देने लगता है, और यह क्रिया जब तक होती है जब तक दोनों में इलेक्ट्रॉन समान ना हो जाए। जैसे मेरे पास ये कोई दो वस्तुएं हैं जिनको आपस में मैं स्पर्श कराता हूँ, इस पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, इस पर कम है, तो ये वाला क्या करेगा, इसको देने लगेगा। और कब तक देगा? जब तक दोनों में इलेक्ट्रॉन समान ना हो जाए। जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर धन आवेश आ जाता है और जिस पे पहुँचते हैं उस पर ऋण आवेश आ जाता है। यदि मैं कह दूं कि यदि किसी वस्तु को धन आवेशित किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है, और यदि मैं कह दूं किसी वस्तु को मैंने ऋण आवेशित किया है तो निश्चित ही उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई है। इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण धन आवेशित वस्तु के द्रव्यमान में कमी आ जाती है, यानी जो उसका जो मास होता है वो कम हो जाता है। जबकि ऋण आवेशित यदि कोई वस्तु की गई है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण उसके द्रव्यमान की अधिकता हो जाती है। इसके लिए एक सूत्र है, वो है आपका Q बराबर N। जो Q होता है वो हमारा वस्तु का आवेश होता है, N स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन देना या इलेक्ट्रॉन लेना या दाता ग्राही जो भी इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उसकी संख्या N से पता चलेगा। जबकि E इलेक्ट्रॉन का आवेश, E बराबर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब हम समझते हैं कि आवेश क्या है। आवेशन तो अभी मैंने आपको बताया कि जब भी दो वस्तुओं क्या किया, मैंने रगड़ा स्पर्श कराया तो अधिक वाले ने क्या किया, कम वाले को इलेक्ट्रॉन दिए। और कब तक दिए? जब तक दोनों में इलेक्ट्रॉन समान नहीं हुए। अब बात आती है आवेश क्या है।
तो आवेश वह कारक है जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं या कम है। कैसे? जैसे मैंने बताया कि किसी वस्तु को धन आवेशित किया गया है तो निश्चित ही सामान्य अवस्था में उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई जिससे वो धन आवेशित है। और यदि मैं कह दूं कि यदि किसी वस्तु को ऋण आवेशित किया गया है तो सामान्य अवस्था से उसके इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। तो सरल शब्दों में, बिल्कुल सरल, आवेश की क्या परिभाषा बनी कि आवेश वह कारक है जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं या कम है। आवेश को हम Q से प्रेजेंट करते हैं, इसका मात्रक कूलाम होता है जिसको हम C से प्रेजेंट करते हैं। आवेश का यदि विमी सूत्र की बात करें तो एक आपने पिछली क्लासों में एक सूत्र पढ़ा होगा Q बराबर IT। इसके द्वारा हम इसका विमी सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। विमी सूत्र ज्ञात करने के लिए Q का विमीय सूत्र, I का विमीय सूत्र होता है A, जबकि समय का T, तब क्या बनाए AT। ये हमारा आवेश का विमीय सूत्र होता है। आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। वो होते हैं, पहला जो हमारा आवेश आता है वो होता है धन आवेश, और दूसरा होता है ऋण आवेश। अब बच्चों में समझते हैं कि आवेश से संबंधित और कौन कौन सी परिभाषाएं होती हैं। तो जो सर्वप्रथम परिभाषाएं आती हैं वो होती हैं मूल आवेश, कि मूल आवेश क्या होता है। किसी वस्तु की जो इकाई में आवेश रहता है या आवेश की इकाई को मूल आवेश कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? जो भी आवेश है उसकी इकाई क्या कहलाएंगे? मूल आवेश। मूल आवेश हमारे लिए होता है प्लस माइनस E। क्लियर है? अब बात आता है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश, अत्यंत सूक्ष्म आवेश को परीक्षण आवेश कहते हैं। बिल्कुल सूक्ष्म हो, बिंदु के आकार का हो, और यह एक धनावेश होता है। लेकिन इसमें खास बात यह होती है कि इसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। तो वो हमारे लिए होता है परीक्षण आवेश, जिसका जो सिंबल है, संकेत है, वो होता है Q0। अब आगे आते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। किसका? वैद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। वैद्युत आवेश का वैद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इसको समझते हैं। विद्युत आवेश के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के लिए सबसे पहले हम ये समझेंगे, कोई भी पदार्थ है वह असंख्य परमाणुओं से मिलकर बना है। पदार्थ आप जानते ही होंगे, पदार्थ को हम द्रव्य भी कहते हैं। तो पदार्थ असंख्य परमाणु से मिलकर बना होता है, और प्रत्येक परमाणु के, जैसे ये मेरे लिए कोई परमाणु है, इसके केंद्र में एक धनावेशित भाग होगा जिस पर इसका संपूर्ण द्रव्यमान निहित होगा, यानी कि आश्रित होगा, निर्भर होगा। ये धनावेशित होता है, जिसे हम नाम देते हैं नाभिक। नाभिक में दो कण होते हैं। वो जो दो कण होते हैं उसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन धनावेशित होता है, जबकि न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, ये उदासीन होता है। जबकि एक जो तीसरा कण होता है वह नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। यह जो कण होता है ये ऋण आवेशित होता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन
कहते हैं। जो भी हमारा परमाणु है, इस परमाणु में जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इसलिए सामान्य अवस्था में यह क्या होता है, विद्युत का उदासीन होता है। और यदि बात करें धन और ऋण चार्ज की या हम आवेश की बात करें तो वो इसलिए होते हैं क्योंकि यदि ये परमाणु से कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो धनावेशित हो जाएगा, और यदि इस परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो वो ऋणावेश हो जाएगा। तो हम इससे यह कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु के धन तथा ऋण आवेशित होने के लिए जो पूर्णतः निर्णायक है वह उसका इलेक्ट्रॉन है, जबकि प्रोटॉन नहीं। प्रोटॉन क्यों नहीं निकल सकता नाभिक से? निकलने के लिए यदि ये नाभिक से निकलेगा तो इसे नाभिक के अंदर जो नाभिकीय बल कार्य कर रहा है प्रोटॉन पर, उसे तोड़ने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जिसके लिए फिर वह वापस बाहर आ पाएगा। इसलिए प्रोटॉन बाहर नहीं आ पाता है, और जो न्यूट्रॉन होता है उसी का आदान प्रदान होता है। मैं भी आपको बता भी चुका हूँ कि यदि किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो वो धन आवेशित हुआ है, और यदि उसमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया है तो वो ऋण आवेशित किया है। यह हमारा है विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। अब आता है कि हमारे विद्युत आवेश के गुण, कि विद्युत आवेश का गुण होता आवेश के मूल गुणधर्म। आवेश के मूल में सबसे पहले जो आपका आता है वो आता है आपका आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। जब भी हम समान आवेशों को एक दूसरे के पास लाते हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, और जबकि विपरीत आवेशों को एक दूसरे के पास लाएंगे तो उनके बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। उदाहरण के तौर पे जैसे हमारे पास ये धन आवेश है, धन धन है या ऋण है, एक दूसरे के पास लाएंगे तो इनके मध्य जो कार्य करेगा वो होगा प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। धन धन ऋण के बीच में प्रतिकर्षण बल। और यदि मैं बात करूं धन हो और ऋण हो, या ऋण है धन है, एक दूसरे के पास लाए तो इनके बीच में कार्य करेगा आकर्षण बल। क्लियर है? यदि मैं कहूँ आपसे एक धन एक ऋण पास आए, कौन सा बल? आकर्षण, एक दूसरे के पास चले जाएंगे। और यदि मैं कहूँ धन धन को रखा गया है तो वो क्या होगा? उनके बीच में कार्य करेगा प्रतिकर्षण बल, या ऋण को प्रतिकर्षण बल। ये हमारे लिए पहला था इसका मूल गुणधर्म। अब बात आती है दूसरे मूल गुणधर्म की। दूसरा जो मूल गुणधर्म है वो है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम का नियम, ठीक है। इस नियम के अनुसार किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव नियत रहता है। आवेश को ना ही उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। केवल दो वस्तुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? ना ही आवेश को हम उत्पन्न करें, हम चाहें ऐसे गिली गिली छू करें उत्पन्न हो जाए, बिल्कुल नहीं। और मैं कहूँ इसको उठा के जला दूँ और ये नष्ट हो जाए, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो आवेश को न उत्पन्न कर सकते न नष्ट, केवल क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होगा? स्थानांतरण, जिससे हमें नए आवेश की प्राप्ति होती है। आता है नंबर 3, आवेश की योज्यता का नियम। आवेश की योज्यता के नियम के अनुसार, जैसे हमारे पास कोई निकाय है, निकाय कोई सिस्टम है, ये बहुत से कणों से मिलके बना है। उदाहरण के तौर पे जैसे आपके पास कोई लोहे का पात्र है, कोई बर्तन है, और बहुत से कणों से मिलके क्या है? बना है।
और जब बहुत से कणों से मिलकर बना तो हमने माना कि जैसे इसका कोई पहला कण है, इस पर Q1, सी कोई कण है Q3, Q2, Q3, किसी में Q4, किसी में Q5 और भी बहुत से कण हैं, डॉट डॉट डैट डैश हैं, बहुत से कणों से मिलकर बना हुआ। इस निकाय का जो कुल आवेश है वो क्या है? Q है। तो आवेश की योज्यता के सिद्धांत के अनुसार किसी निकाय का कुल आवेश उसके समस्त कणों, उनके समस्त कणों के आवेशों के बीजगणितीय योग के क्या होता है? बराबर होता है। यह है आवेश की योज्यता का नियम। इससे हम ऐसे ही प्राप्त कर सकते हैं जैसे हमारे पास कोई निकाय है, इस निकाय में बात करें तो Q1 है, ये 2 कूलाम है। यदि हम बात करें Q3 तो ये हमारे लिए 1 कूलाम है, ये ऋण 3 कूलाम है, ऋण 5 कूलाम है और ये हमारा 6 कूलाम है। अब आवेश की योज्यता के सिद्धांत के अनुसार मुझे ज्ञात करना है कि जो निकाय 5 कणों से मिलकर बना है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 से मिलकर बना है, तो उसका कुल आवेश क्या है? कुल आवेश के लिए मैंने फॉर्मूला यूज किया, ये मैंने निकाय का Q किया। Q1 का मान कितना है? 2 कूलाम। Q2 का मान कितना है? 1 कूलाम। Q3 का कितना है? माइनस का 3 कूलाम। जब भी हम माइनस का यूज करते हैं कहीं भी सॉल्यूशन के लिए तो हम उस पर क्या लगाते हैं? हमेशा ब्रैकेट लगाते हैं, कोष्टक लगाते हैं। फिर इसके बाद Q4 कितना है? माइनस का 5 कूलाम। Q5 कितना है? 6 कूलाम। अब आप तो ये जानते होंगे, ये 2 कूलाम हो गया, ये 1 कूलाम हो गया, प्लस माइनस माइनस 3 कूलाम, ये प्लस माइनस माइनस 5 कूलाम, ये 6 कूलाम। अब इसको हल करते हैं तो पहले प्लस वाले हम जोड़ लें। देखो 2, 1, 3, 3 और 6, 9, ये हो गया हमारा 9 कूलाम, ठीक है। और माइनस का 3 माइनस का 5 तो माइनस का 8 कूलाम, तो कितना बचा? 1 कूलाम। तो इसका आंसर बेटा कितना होगा? 1 कूलाम, ठीक है। समझ में आ गया आपको कि किससे मैंने प्राप्त किया? आवेश की योज्यता का सिद्धांत। जितने भी कण हैं समस्त कणों का करना, हमें उनके आवेशों के मान रख देना है, योग कर लेना है, फिर जो भी उनके अंदर कंडीशन लागू हो रही प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और इस प्रकार से हल करते हुए हमारे पास निकाय का समस्त आवेश आ जाएगा। अब आता है नंबर 4। नंबर 4 में यदि हम बात करेंगे तो है आवेश का क्वांटीकरण, जो कि सबसे मोस्ट है। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। प्रकृति में जो भी आवेश होता है वह एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज होता है। जैसे निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज हमारा वो होता है प्लस माइनस ई। अब इनका जो क्रम होगा वो प्लस माइनस ई, प्लस माइनस 2e, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4e, प्लस माइनस 5e, प्लस माइनस 6e, इस प्रकार से क्रम हो जाएगा। सरल शब्दों में हम ऐसे समझ सकते हैं, आवेश का मान हमेशा एक निश्चित होगा, न्यूनतम होगा। निश्चित न्यूनतम का कि जैसे हमारे पास ये कोई चालक है, उसका कोई परमाणु है, तो परमाणु में सबको पता है कि उसके केंद्र पर क्या है? धनावेश भाग है, वो है नाभिक। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। तो आपने सुना होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे, 3 लगा रहे, 4। कभी आपने सुना है कि अनिश्चित लगा रहे, कि 0.5 लगा रहा हो, 1.5 लगा रहा हो, 2.5 लगा रहा हो, 2.25 लगा रहे हो? औने पौने कोई भी ऐसे मान इसके चक्कर नहीं लगाते। हमेशा मान क्या होता? निश्चित। जैसे मैं कह दूं कि ये मेरा बोर्ड है, तो ये बोर्ड क्या है? एक निश्चित। मैं कह दूं आधा बोर्ड है, मैं कह दूं नहीं 1.5 बोर्ड है, ऐसा नहीं। कोई पंखा चल रहा है, वो पंखा क्या है? हमारा आधा है, या वो 1.25 है, ऐसा नहीं। एक निश्चित मान होता है। जैसे मैं हूँ, मैं आपके लिए पूर्ण हूँ, आधा नहीं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, ये है आवेश का क्वांटीकरण। इस आवेश के क्वांटीकरण के बारे में जो न्यूनतम आवेश है उसको कहते हैं विद्युत का परमाणु। ई को क्या कहेंगे?
विद्युत का परमाणु। और यह जो नाम दिया था, ये नाम दिया था वैज्ञानिक मिलिकन ने। मिलिकन नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया जो आवेश की इकाई होती है, जो स्वतंत्र रूप से उसमें भाग लेती है, वो हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन। और वो भी इलेक्ट्रॉन कितना, या तो 1 या 2 या 3, इस टाइप से क्या क्रम है। तो जो उसके मूल इकाई है वो हमारे लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम मूल आवेश कहते हैं। और नाम क्या होगा इसका, विद्युत का परमाणु। किसने दिया, मिल्कन ने। ठीक है, मिल्कन ने बताया कि ये क्या होता, पूर्णतया स्वतंत्र होता है। और इसके बाद के एक वैज्ञानिक और हुए, और जिन्होंने कुछ और कणों की भी खोज की बाद में 1964 में। सन 1964 में वैज्ञानिक ने बताया आपको कि कुछ और भी कण आए, +-E/3 व +-2E/3। क्लियर, जो कि किसको फॉलो नहीं करते हैं, आवेश के क्वांटीकरण को फॉलो नहीं करते हैं। और ये ना ही ये क्या थे, स्वतंत्र थे। ये इनके मान क्या थे, +-E/3 व +-2E/3। अब हम समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो समझना बहुत ज़रूरी है हम आपके लिए। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में जब मैंने आपको आवेश की परिभाषा बताई थी, आवेशन बताया था, उस दौरान मैंने आपको बताया था कि यदि किसी में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो निश्चित ही वो धनावेशित है, और यदि उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो वो निश्चित ही क्या है, ऋणावेशित है। उदाहरण के तौर पे आपसे एक प्रश्न है, और ये प्रश्न में ये पूछा गया है कि कोई चालक है जिसमें सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है। अब आप यह बताइए कि उस पर कौन सा आवेश है। तो सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन अधिक है तो आपको तुरंत पता चल गया कौन सा आवेश हो जाएगा, ऋण आवेश। सामान्य अवस्था में क्या है, क्या है, सामान्य अवस्था से अधिक है। ठीक है, तो इसलिए वो क्या है, ऋण आवेश होगा। अब पूछा जाएगा कि उस पर आवेश का मान कितना होगा। तो सबसे पहले n बराबर है, पता चल गया कि सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो n बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। E बराबर हमारा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम E बराबर होता है। पूछा जाएगा कि चालक पर आवेश बताइए, यहाँ सूत्र लगेगा Q बराबर N। n का मान कितना है, 5। E का मान 1.6 × 10⁻⁻9 गुणा हो जाएगा 16×5 80। एक अंक बाद दशमलव गुणे 10⁻⁻19। तो Q = 8 × 10⁻⁻19 कूलम। ये आपका आंसर। समझ में आ गया आपको। इस प्रकार से कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको हल कराऊंगा, और जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं, क्योंकि जो फिजिक्स है वो तो आपके मेन 3 भागों से मिलकर बनी है, और उन 3 भागों में बात आती है तो वो थ्योरी है, डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल है। तीनों ही